हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं आज से इतिहास। इतिहास को शुरू करने से पहले ये समझ लें कि इतिहास को किस तरह से पढ़ना है ताकि इसको याद रखने में और समझने में आसानी हो और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को हम बड़ी आसानी से कर सकें। तो इसके लिए हमें इतिहास को सिस्टेमेटिक ढंग से, क्रम से और पूरी लगन से पढ़ना है ताकि इतिहास को हम बड़ी आसानी से याद रख सकें और इसको समझ सकें। तो इतिहास को हम यहाँ पर सिस्टेमेटिक ढंग से पढ़ते हैं। चलिए हमें इतिहास को ये समझ लें सबसे पहले कि इतिहास में क्या पढ़ना है। इतिहास को हमें सबसे पहले 3 हिस्सों में, 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना है। सबसे पहला हमारा है प्राचीन काल। यदि हम प्राचीन काल की बात करें तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मानव की उत्पत्ति मानव शास्त्रियों ने आज से लगभग 2 करोड़ साल पहले मानी है। मानव पहले झुक करके चलता था, धीरे धीरे मानव का इवोल्यूशन हुआ, ऐसा मानव शास्त्रियों ने माना आज से 2 करोड़ साल पहले। लेकिन तब से लेकर के जो पुरातत्ववेत्ताओं को जो साक्ष्य प्राप्त हुए उन्हीं के आधार पर ही प्राचीन काल के एक टाइम पीरियड के इतिहास का वर्णन किया गया है। तो इतिहासकारों ने इतिहास को 3 टाइम पीरियड में बांट दिया है। इसमें एक हमारा है प्राचीन काल और दूसरा है हमारा मध्यकाल और तीसरा है हमारा आधुनिक काल। अब इन तीनों काल में यदि हम बात करें तो इतिहासकारों ने पुनः प्राचीन काल को उसके बाद फिर पुनः 3 कालों में बांटा है। उसकी विशेषताओं के आधार पर पुनः 3 कालों में बांटा है। इसमें एक हमारा है प्राग ऐतिहासिक काल। ये 30 या 40 हजार बीसी से लेकर के 2500 या 2350 बीसी तक के टाइम पीरियड को इतिहासकारों ने प्राग ऐतिहासिक काल कहा है। ये इतिहासकारों के अनुसार ये इतिहास का वह समय है जिससे संबंधित ना तो कोई साक्ष्य उपलब्ध है, ना ही कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध है। तो इतिहासकारों ने इतिहास के ऐसे टाइम पीरियड को प्राग के ऐतिहासिक काल कहा है। यहाँ पर एक हम टर्म यूज कर रहे हैं बीसी। तो बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट, अर्थात ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म से पूर्व के समय को बीसी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने बीसी का अर्थ समझ लिया, तो बीसी से हमको कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा जो इतिहासकारों ने प्राचीन काल का जो टाइम बांटा है वह है आदि ऐतिहासिक काल। ये कुछ इतिहासकारों के अनुसार 2500, कुछ इतिहासकारों के अनुसार 2350 बीसी से लेकर 1750 से लेकर के 1520 बीसी तक के टाइम पीरियड को आद्य ऐतिहासिक काल कहा है। आद्य ऐतिहासिक काल इतिहासकारों के अनुसार ये इतिहास का वह समय है जिससे संबंधित खुदाई में पुरातत्ववेत्ताओं को लिखित दस्तावेज, लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हुए लेकिन जिनको पढ़ने में आज तक सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो इतिहासकारों ने ऐसे टाइम पीरियड को आद्य ऐतिहासिक काल कहा है। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा या नदी घाटी की सभ्यता को रखते हैं। तीसरा जो हमारा प्राचीन काल में ही इतिहासकारों ने जो तीसरा एक कैटेगरी में इसका वर्गीकरण किया है वह है ऐतिहासिक काल। 1750 कुछ इतिहासकारों के अनुसार 1520 बीसी से लेकर के 1100 एडी, अर्थात ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के बाद का समय 1100 एडी तक के समय को ऐतिहासिक काल कहा है। ये इतिहास का वह समय है जिससे संबंधित लिखित दस्तावेज उपलब्ध भी हैं, खुदाई में साक्ष्य प्राप्त हुए और जिन्हें इतिहासकारों को पढ़ने में सफलता भी प्राप्त हुई। तो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है इसको समझ लेते हैं। प्राचीन काल में जो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हमको पढ़ना है वैदिक काल। वैदिक काल में इतिहासकारों ने इसको 2 भागों में बांट दिया। एक 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक के टाइम पीरियड को पूर्व ऐतिहासिक काल और 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक के टाइम पीरियड को उत्तर वैदिक काल इतिहासकारों ने कहा है। तो ऐतिहासिक काल में, प्राचीन काल में, ऐतिहासिक काल में हमको वैदिक काल पढ़ना है, उसके बाद महाजनपदों का उदय पढ़ना है और उसके बाद विभिन्न धर्मों का उदय। ये भी हमको प्राचीन काल के इतिहास में ही पढ़ना है। प्राचीन काल में विभिन्न धर्मों का उदय भी हुआ, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तो इस तरीके से ईसाई धर्म। तो ये हमको धर्मों का उदय के अंतर्गत पढ़ना है। इसके अतिरिक्त हमें मौर्य काल, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य टाइम पीरियड से संबंधित है, इसके अतिरिक्त गुप्त काल, पुष्यभूति वंश, राजपूतों का शासन और कुछ दक्षिण के शासक, इससे संबंधित इतिहास
अर्थात 1100 एडी ईस्वी तक के इतिहास को हमको प्राचीन काल के ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ना है। लेकिन आज जो हमको पढ़ना है, आज हमको प्राचीन काल के प्राक ऐतिहासिक काल से संबंधित इतिहास को पढ़ना है। तो प्राक ऐतिहासिक काल में इतिहासकारों ने इतिहास को 3 भागों में बांटा। यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसको हम फिर समझ लेते हैं। इतिहासकारों ने इतिहास को 3 भागों में बांट दिया, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अभी हमें मध्यकाल नहीं पढ़ना है, आधुनिक काल नहीं पढ़ना है, अभी हमें सिर्फ प्राचीन काल पढ़ना है। तो प्राचीन काल में एक प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल में हमको पाषाण काल से संबंधित इतिहास को पढ़ना है। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हमको प्राचीन काल के आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी, हड़प्पा या नदी घाटी की सभ्यता से संबंधित इतिहास को पढ़ना है। और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, जैसा कि अभी हमने देखा, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हमको वैदिक काल से लेकर के राजपूतों का शासन और दक्षिण भारत के कुछ राज्य से संबंधित शासन तक के इतिहास को पढ़ना है। लेकिन आज जो हमको पढ़ना है, आज हमको पढ़ना है प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल को भी इतिहासकारों ने पुनः 3 भागों में बांट दिया। तो प्राक ऐतिहासिक काल को इतिहासकारों ने पाषाण काल भी कहा है। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर और काल का अर्थ होता है समय, अर्थात इतिहास का वह समय जब मानव ने अपनी एक्टिविटीज को, अपने क्रियाकलापों को संपन्न करने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया। तो ऐसे टाइम पीरियड को इतिहासकारों ने पाषाण काल कहा। अब पाषाण काल में हमको वही पढ़ना है जहाँ से ढेर सारे प्रश्न बनते हैं। तो पाषाण काल की विशेषताओं से संबंधित ढेर सारे एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए। तो हमें पाषाण काल की विशेषताओं से संबंधित ही यहाँ पर पढ़ना है। तो पाषाण काल में पहला जो हमारा है वह है पूरा पाषाण काल। तो इतिहासकारों ने ये लगभग 40,000 टाइम पीरियड से लेकर के 40,000 बीसी से लेकर के 8,000 बीसी तक के टाइम पीरियड को पूरा पाषाण काल के अंतर्गत रखा है। 40,000 बीसी से लेकर के 8,000 बीसी। अब पूरा पाषाण काल की मुख्य विशेषताएं ये थी कि पूरा पाषाण काल के टाइम पीरियड में मानव जो था वो जंगलों में निवास करता था, गुफाओं में रहता था, अपने भोजन के लिए भारी पत्थरों से बने हुए औजारों को हथियार के रूप में प्रयोग करता था। उसके भोजन जो था वो उसका भोजन मुख्यतः शिकार करना था। तो पशुओं का मांस ही उसका मुख्य भोजन था, पूरा पाषाण काल की मुख्य विशेषता। लेकिन कई बार ये प्रश्न पूछा गया, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ। तो इसका राइट आंसर है कि आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। तो पाषाण काल का एक दूसरा टाइम पीरियड है मध्य पाषाण काल। तो 8,000 बीसी से लेकर के 4,000 बीसी तक के टाइम पीरियड को इतिहासकारों ने मध्य पाषाण काल के अंतर्गत रखा है। चलिए आइए देखते हैं मध्य पाषाण काल की कुछ विशेषताएं। तो मध्य पाषाण काल की मुख्य विशेषताएं ये हैं कि मध्य पाषाण काल में मानव ने पशुओं को पालना भी शुरू कर दिया। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया कि मानव का सबसे पहला पालतू पशु कौन सा था। तो मानव का सबसे पहला पालतू पशु कुत्ता था। इसके अतिरिक्त कृषि कार्य करना भी मानव ने प्रारंभ कर दिया था। जो पूरा पाषाण काल में था, मानव का जो मुख्य भोजन था वह था शिकार करना, अर्थात मानव जो था सिर्फ उपभोक्ता की कंडीशन में था, खेटर अर्थात सिर्फ शिकारी की कंडीशन में था। लेकिन मध्य पाषाण काल में उसने पशुओं को पालना और कृषि कार्य करना भी प्रारंभ कर दिया और चीजों को इकट्ठा, चीजों का कलेक्शन करना भी शुरू कर दिया, अर्थात संग्रह की कंडीशन में आ गया। थोड़े छोटे औजारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, पहले से बेहतर थोड़े छोटे किस्म के हथियार, औजार, हड्डी या उसके अतिरिक्त स्लेट से बने हुए औजार का प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो इन छोटे, पहले की अपेक्षा थोड़े उन्नत इन छोटे बने हुए औजारों को माइक्रोलिथ कहा गया। तो माइक्रोलिथ टाइप के औजारों का इस्तेमाल प्रयोग मध्य पाषाण काल में हुआ। इसके अतिरिक्त अब तीसरा जो टाइम पीरियड है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल 4000 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक के टाइम पीरियड को इतिहासकारों ने नव पाषाण काल कहा। यदि नव पाषाण काल की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो मानव जो मध्य पाषाण काल में जो था, मानव ने कृषि का कार्य करना प्रारंभ कर दिया, पशुओं को पालना शुरू कर दिया।
लेकिन नवपाषाण काल में मानव के अंदर स्थायी निवास की प्रवृत्ति जागृत हो गई, अर्थात मानव ने बस्तियों को बनाकर रहना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि जब मानव ने एक जगह पर पशुओं को पालना शुरू किया तो फिर उसने बस्तियां बनाना और कृषि कार्य में सिंचाई, निराई, गुड़ाई करना शुरू कर दिया। अर्थात मानव जो था अब वो सिर्फ संग्राहक से नहीं, संग्राहक के अतिरिक्त अब वो उत्पादक की कंडीशन में आ गया। मानव जो था नवपाषाण काल में पहले की अपेक्षा उत्पादक की कंडीशन में आ गया, अर्थात उसने कृषि कार्य या पशुओं के जरिए, पशुओं के पालने के जरिए उसने उत्पादन का कार्य करना भी प्रारंभ कर दिया। इसके अतिरिक्त मानव ने माइक्रोलिथ से भी उन्नत टाइप के हथियार अर्थात जैसे कुल्हाड़ी और हंसिए का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। तो सबसे पहले मानव ने कुल्हाड़ी और हंसिए का प्रयोग करना नवपाषाण काल में प्रयोग किया। लेकिन कई बार ये कंपटीशन एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ। तो दोस्तों पहिए का आविष्कार प्राचीन काल के पाषाण काल के नवपाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में। ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ। तो दोस्तों पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। तो दोस्तों ये था हमारा प्राचीन काल का प्राग के ऐतिहासिक काल के पाषाण काल से संबंधित चैप्टर। उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर आपके लिए काफी, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में काफी आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अगला हमारा नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा प्राचीन काल के ही आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी, हड़प्पा या नदी घाटी की सभ्यता के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगा। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।